नमस्कार, मैं लायन डॉक्टर राजू मनवानी विश्व सिंधी सेवा संगम हेडक्वार्टर की तरफ से आप सब लोगों का आज के इस एपिसोड नंबर 967 में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच ऐसी दो हस्तियां आई हुई हैं जिनसे बात करके लगेगा कि आज हम बहुत कुछ इस एपिसोड से सीख करके जाएंगे। आदरणीय चित्रलेखा जी, जो कि एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं हमारे हिंदुस्तान की और मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई हैं। आज उनकी जीवनी के बारे में, उनके लाइफ जर्नी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जब हम उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। आप उनसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उनके जवाब उनसे लेके आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपके कुछ सवालों के जवाब जो इस शो में न दे पाए होंगे, वो शो के बाद भी आपको दे सकेंगे। ये प्रोग्राम आपके सामने विश्व सिंधी सेवा संगम, प्रॉपर्टी अंथम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, खनवेल रिसोर्ट सिलवासा, ग्रीटेक्स मुंबई एंड ग्रीन एक्सिम आगरा से आपके सामने लेके आए हैं। ये हमारा प्रोग्राम 157 कंट्रीज में लाइव टेलीकास्ट होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये प्रोग्राम देखते देखते हमारी ऑडियंस जो अब क्रॉस हो चुकी हैं, वो करीब करीब 64 करोड़ 38 लाख 96,000। ये हमारी ऑडियंस है जो हमारी अभी तक प्रोग्राम देख चुकी है। और विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि अब 87 कंट्रीज और 28 स्टेट में काम कर रहा है, ये प्रोग्राम अलग अलग हस्तियों से आपके सामने ला करके उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। और स्पेशली बीइंग अ होस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आज चित्रलेखा जी से और आबिद भाई से बात करते वक्त मुझे लगता है आज मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा। हमारा वीएसएस का 7वां इंटरनेशनल कन्वेंशन 9, 10, 11, 12 जनवरी 2025 में होने जा रहा है, जिसका एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो है। हम अपने टेक्निकल डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रदीप भैया प्लीज वो छोटा सा एक वीडियो दिखाएं ताकि हम उसके बाद चित्रलेखा जी को और आबिद भाई को इनवाइट कर सकें। थैंक यू वेरी मच प्रदीप भैया। आइए अब हम मिलते हैं हम उस हस्ती से जिससे मिलने के लिए मैं खुद भी आतुर हूं। अ वेरी यंग लेडी, चित्रलेखा जी, जिनके काम, मैं उनको यंग लेडी इसलिए कह रहा हूं कि इस उम्र के अंदर भी वो कभी थकती नहीं है और जिस तरीके से वो काम करती हैं, मैं तो उनका देख करके बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। न कि मैं, बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने विजिट की, आज वो सब उन्हें बहुत याद करते हैं। आदरणीय चित्रलेखा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन के ऊपर आए। नमस्कार। डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी का मैं आज के इस एपिसोड नंबर 967 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज ये 30 मिनट देख करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लग रहा है आबिद भाई की बातें सुन करके और अब जो चित्रलेखा जी की बातें सुनेंगे, अगर पूरे 60 मिनट भी इनको दिए जाते तो मुझे लगता है काफी कम होते। लेकिन मुझे पता नहीं कि अब ये सागर में सागर भरने का काम चित्रलेखा जी कैसे करेंगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय चित्रलेखा जी को कि चित्रलेखा जी हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी के बारे में बताइए कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से क्वालिफिकेशन किया है और किस तरह मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जुड़ी है और आपको इतने अवार्ड और रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि आज अपनी ऑडियंस को आप जरा खुल करके बताएं। ओवर टू यू चित्रलेखा जी। नमस्कार। कला नमन, कला को नमन करते हुए मैं अपना परिचय देती हूँ। चित्रलेखा नाम है मेरा और चित्रकला मेरा विषय।
यानी क्या मेरा बात। नाम ही मेरी पहचान है। वाह। और बड़े प्यार से लोग मुझे चित्रा भी कहते हैं। मेरे वेरी टीचर शिक्षक सब मुझे चित्रा कहा करते थे। वाह। और ये चित्रा जो है, अब कब चित्रलेखा बन गई, ये शायद चित्रा को पता ही नहीं लगा। वाह। जीवन की जीवन के इस उबड़-खाबड़, चलते-फिरते, सुंदर सुवासित वातावरण में जब मैंने चलना शुरू किया बचपन से ही, तो बहुत ही हमारा जो परिवार था, पंजाब और बंगाल की मिली-जुली संस्कृति थी। जी माँ जी मेरी बंगाल से थी। जी। सक्तोड़िया ग्राम एक छोटा-सा ग्राम है डिसरगढ़ पे, वहाँ की थी। और मेरे फादर पंजाब बठिंडा के थे। तो पंजाब का रॉबस्ट पर्सनालिटी, एकदम मेरे फादर बड़ी ग्रैंड पर्सनालिटी थे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, वेरी हैंडसम, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इतने इंटेलिजेंट थे कि मैं तो उनको कहती थी अपने आप में एक एक इंस्टीट्यूट ही है। उनके होते हुए हमने कभी डिक्शनरी नहीं देखी। कोई भी शब्द चाहिए वो हमें उसका अर्थ बता देते थे, उसकी स्पेलिंग बता देते थे। खैर, मैं बात कर रही हूँ अपने माँ की तरफ से। तो जब हम छोटे थे, तो बचपन में गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने के लिए नानी के घर जाते थे और 2 महीने के लिए दादी के घर जाया करते थे। तो ओके। नानी का जो घर था, तो वो बिल्कुल बंगाल का ग्रामीण वातावरण था। वहाँ पे संथाली महिलाएं होती थी, बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर देह यष्टि उनकी, एक साड़ी में लिपटी हुई और कमर में कलश रख करके जब वो सुबह-सुबह पुकुर में जाती थी, पुकुर मतलब तालाब में फूल चुनने, तो वहां से फूल चुनकर और पानी में रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखकर अपने बालों में फूल लगा करके और इखलाती हुई आती थी। तो वो सौंदर्य, वो जो बचपन में मेरे बाल्यावस्था में मेरे हृदय में बसा, वो आज तक बसा हुआ है। क्या बात है। आज भी जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ, तो वही दही, वही ब्यूटी, वही सांवला रंग, वो मेरे दिल में छा जाता है। फिर आती है बात, बचपन से ही बंगाल में रही, तो बंगाली में तो आप जानते हैं बंगाल की कल्चर। वहां से ही सीखा हमने कि किसी को गिफ्ट देना है तो रजनीगंधा के फूल दो या रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि दो। तो क्या बात। हमने बचपन से गीतांजलि और रजनीगंधा के फूलों के साथ हमारा लगाव हो गया। शरद चंद्र और बंकिम चंद्र, इन सबको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। और जब पंजाब जाती थी, तो पंजाब में जाने के बाद फिर वहाँ पंजाब का जो भांगड़ा और ये सब जो होता था, उसमें हम सराबोर होते थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े डॉक्टर थे उस जमाने में। सोचिए, उनका इंग्लैंड जाने के लिए सिलेक्शन हो गया था, पर देश की ओके। सेवा करने के लिए वो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मैं भारत जी में रह करके सेवा करूंगा। तो जी। ऐसे डॉक्टर राम प्रसाद गुप्ता जी की होती हूँ मैं, उसी खानदान को बिलोंग करती हूँ। तो ये बचपन से ये जो दोनों समावेश मेरे जीवन में आता चला गया। तो मैंने ये भी देखा कि मेरे फादर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भारत में सेक्रेटरी थे। तो जब भी वो आते थे किसी मीटिंग से, तो मेरी माँ उनको पेंटिंग गिफ्ट करती थी। वो 2-3 दिन उनकी जुदाई में वो पेंटिंग बनाती थी और वो ओके। उनको गिफ्ट करती थी। तो जब उनको पेंटिंग गिफ्ट करती थी, तो मैंने बचपन से ये देखा कि फूल और अच्छा सा खाना नहीं देकर पेंटिंग गिफ्ट करना। तो वो जो एस्थेटिक सेंस था, वो सौंदर्यानुभूति जो थी, बचपन से चित्रकला की ओर रुझान जो था, इस प्रकार से प्रारंभ हुआ। बचपन में जो भी छोटी मोटी पेंटिंग बनाते थे, उसे मेरे फादर ड्राइंग रूम में लगा देते थे, ताकि कोई भी आए, देश वो आए और अप्रिशिएट करे। इस तरीके से एक छोटी सी चित्रा को एक कलाकार बनने के लिए प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई। जीवन में जरा थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। तो जब मैं हाई स्कूल में आई, तो हाई स्कूल में हमारे फादर की ट्रांसफरेबल सर्विस होती थी। तो जी। नसीराबाद में जब मैं आई, तो नसीराबाद में आने के बाद में नसीराबाद से ट्रांसफर आगरा में हुआ। तो उन्होंने कहा, जी हम इनको तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बना सकते, 8 महीने में कैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेगी, हमको मेरे को प्राइवेट रखा। और पहली बार तब मेरी मैम ने एक छोटा सा मुझे नारंगी रंग का मछली बनाना सिखाया। वहां से ओ, मेरी कला प्रारंभ हुई। तो ओके। फिर हाई स्कूल में हमारे डिस्टिंक्शन आ गई, हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। बड़े भारी तहलका मचा जी, उस जमाने में डिस्टिंक्शन आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। क्या इससे बात। थोड़ा आगे तो इंटर, बीए, एमए हर जगह मैं ये सब्जेक्ट लेती चली गई, पेंटिंग सब्जेक्ट। ओके। पेंटिंग सब्जेक्ट लेने के बाद जब मैं एमए करना था, तो मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर चाहते थे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए करूं।
मेरे हिस्ट्री की मैडम के चाहती थी कि मैं हिस्ट्री में करूं, और मेरे राम प्रसाद शुक्ल जी जो शांति निकेतन के पढ़े हुए थे, इंदिरा गांधी के क्लास फेलो थे उस समय, वो तो घर पर आ गए और मेरे माता पिता से कहा जी ये चित्रा हमें दे दीजिए, ये तो फाइन आर्ट में ही एमए करेगी। तो फिर फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो इस तरीके से एक बड़ा कंट्रोवर्शियल वो था। लेकिन फिर आखिर डिसाइड हुआ, मैं चित्र पेंटिंग सब्जेक्ट में मैंने एमए किया। पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन आई पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 नंबर से रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने पीएचडी किया, पीएचडी करने के बाद फिर मैंने डीलिट किया। पीएचडी भी मैंने नंदलाल बोस पर किया, क्योंकि रामेश्वर प्रसाद शुक्ल जी शांति निकेतन के पढ़े हुए थे, तो नंदलाल बोस के शिष्य थे एक तरह से। तो नंदलाल बोस पर पीएचडी किया। फिर ये 2 साल लगाए मैंने ये सोचने में कि अब हमारे को आगे कुछ करना है। तो कहते हैं ना कि जैसे महादेव की कृपा हुई, उनकी आज्ञा हुई, मेरे इष्ट हैं महादेव को मैं मानती हूँ, तो उनकी आज्ञा हुई कि आपको तो शिव पर ही कुछ कार्य करना है। तो मैंने भारतीय चित्रकला में शिव पर डीलिट का कार्य किया। कार्य करते समय हम तो काम करते हैं, तब ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बाद में पता लगा कि मैं तो विश्व की प्रथम महिला डीलिट हो गई चित्रकला विषय में। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। ये रिकॉर्ड है। जी जी। और फिर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पब्लिश हुई। जर्मनी में ये रिलीज हुई वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर, मेरी ये पुस्तक इंग्लिश में, और बहुत लाइक करी जी। अभी भी इस तरीके से ये तो मेरी एजुकेशन की यात्रा शुरू हुई। क्या बात है। आगे और बढ़ती हूँ तो जैसे कला को मैंने अपने आप में ओढ़ लिया, इसी का वस्त्र बना लिया अपने आप में, इसी की सतरंगी चूनर ओढ़ ली, और ऐसी चूनर ओढ़ी कि वो कहते हैं ना जिसका रंग कभी फीका नहीं होता। इस कला के रंग को ओढ़कर इंद्रधनुषी चित्रा बन गई, और इंद्रधनुषी चित्रा ने जब सप्त रंग ओढ़ लिया तो एक ही भावना रही कि हर घर में, भारत के क्या पूरी वसुंधरा के, पूरी वसुधैव के हर घर में एक कला का दिया जरूर जले, यानी एक आर्टिस्ट निकले, चाहे वो विजुअल में निकले या परफॉर्मिंग में निकले, दृश्य में लिख के या श्रव्य में निकले। यही इच्छा है, इसी भावना को लेकर के मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ। पहले आगरा कॉलेज में थी, आगरा कॉलेज क्या जोड़ी रही, वहां से फिर मैंने वहीं पर ललित कला संस्थान की स्थापना करी। विश्वास करिए, मैंने एक ही बात, मंजूर अहमद जी हमारे वाइस चांसलर थे उस समय, उनसे मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2.5 रुपए दे दीजिए और 2.5 इंच जगह दे दीजिए। खूब खुश हुए, वो ठाक लगाकर हंसे और मुझे कह रहे चित्रा जी ये क्या डिमांड कर रही हैं आप, 2.5 इंच जगह और 2.5 रुपए। मैं कहा हाँ सर यही दे दीजिए। फिर निश्चित हुआ 25,000 रुपए डिसाइड हुआ और एक टूटी फूटी बिल्डिंग दे दी गई मेरे को। अब आप आगरा में जाएं तो आपको खुशी होगी, वही छोटा सा ललित कला संस्थान जिसे 10 रुपए से हमने शुरू किया था, आज इतना बृहद सबसे सुंदर बिल्डिंग बन गई है आगरा की, जिसे देखने दुनिया के लोग आते हैं। और वही ललित कला संस्थान, छोटी सी ललित कला संस्थान, जिसमें उस माटी की सोंधी सोंधी कुंवारी की महक थी उसके अंदर, वो मैं महसूस करती हूँ। उसे बड़े प्यार से मैं ललिता कहती थी। मेरी 2 डॉटर्स, लिपिका और वो तीसरी डॉटर थी ललिता कहती थी इसको मैं। तो ललिता आज बहुत ही सुंदर घर में है, बहुत अच्छे महलों में रह रही है, बहुत खुशी है मुझे। इससे थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो नॉलेज पार्क बागपत में मैंने फिर फाइन आर्ट्स फैशन डिजाइनिंग की डायरेक्टर बनी, उसको संभाला। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ के पास है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट को खोला गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी खोलने के बाद फिर मैं 4-5 साल विदेश चली गई थी। वहां रहकर भी मैं खाली नहीं थी, कुछ ना कुछ प्लान कर रखा था। वहां मैंने प्लान किया था कि मैं पूरे एशिया का एक साथ जोड़ करके एक सांस्कृतिक संस्था बनाऊं, जिसमें पूरे एशिया की जितने कंट्रीज हैं उन सबको जोड़ करके एक बहुत बड़ा बृहद सांस्कृतिक संस्था बनाने का इरादा था। 3 कंट्रीज को जोड़ भी दिया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 जगह जोड़ लिया था। खैर फिर मैं भारत आ गई। फिर भारत आने के बाद फिर मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने बुलाया,
फिर बुलाने के बाद गदिया जी की तारीफ करूंगी, उन्होंने पता नहीं क्या देखा एकदम से मुझको। मैंने अपना सर्टिफिकेट्स भी लेकर गई थी, सर देख लीजिए कुछ तो मेरे डिग्रीज देख लीजिए। बोलते नहीं, आपकी डिग्री नहीं देखूंगा, वो मैं जानता हूँ, बस आप ये बताइए कब ज्वाइन कर रहे हैं। और 5 क्या साल हो गए मुझे मेवाड़ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और वहाँ जो भी कुछ बनाया आप तो अपने आंखों से देख करके आए हैं। क्या चित्रलेखा जी, बताऊं। मैंने जो आपके मेवाड़ यूनिवर्सिटी का काम देखा, वक्त हमें हरीश गुरनानी साहब ने बहुत कम दिया आपके साथ रहने का, वरना वो जो पूरा माहौल था और उस माहौल के अंदर जो मैंने आपका डेडिकेशन देखा, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ बेइंसाफी की गई है कि चित्रा से चित्रलेखा से डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, ये डॉक्टर चित्रलेखा सिंह की जगह सरस्वती होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ओह कि माय। आपके स्वरों में जो सरस्वती निवास कर रही है और जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, मुझे लगा चित्रलेखा, ललित कला और गायकी में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। जो आपकी आवाज के अंदर मैं कर्कश के साथ देख रहा हूँ कि आई मीन कमाल है। लेकिन जो अशोक भाई साहब ने आपको महावीर यूनिवर्सिटी के अंदर वो 2.5 इंच की जगह, एक टूटी फूटी बिल्डिंग की जगह, जो इतने बड़े बड़े हॉल दे रखे हैं, जो मैं देख करके सरप्राइज हुआ। मैं ऑडियंस को यह बताना चाहूंगा कि चित्रलेखा जी ने जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर कलेक्शन देखा मैंने, वो वहां की राजा महाराजाओं, मुगलों की और राजपूतों की जो करेंसी, कोइंस, गिनीज और जो कलेक्शन जो इन लोगों ने वहां पे कर रखा है, मुझे पता नहीं चित्रलेखा जी ने उसके ऊपर कितनी स्टडी की है। आज अगर उनकी हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो शायद वो मिलियंस और मिलियंस में होगी, जी लेकिन अनमोल शायद है। अनमोल है, कोई उनकी कोई मोल नहीं है उनका। चित्रलेखा जी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में रह करके आपके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स, ऐसी कुछ बातें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहती हो। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो है वो अरावली पर्वतों से घिरी हुई है। और सूर्य की जो प्रथम स्वर्णिम आभा, प्रथम किरण जब आती है जी राजस्थान में, तो जी, मुझे लगता है वो सबसे पहले मेरे मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ध्वज को क्या बात। चूमती होगी, उसे प्रणाम करती होगी, अब उसको रोशन करती होगी, उस जी जी प्रकाश से प्रकाशित करती होगी। तो अरावली पहाड़ों से घिरी हुई यूकलिप्टिस से खुशबू से उतरती हुई जब ये मेरे प्रांगण में आती, तो विश्वास करिए एक के बाद एक कैनवास पर मैं चित्र बनाती चली जाती हूँ। और वो स्वर्णिम आभा और वो सबसे लहराते हुए कदम के पेड़, आपको विश्वास मैं दिलाना चाहती हूँ कि कदम के पेड़ भी हैं हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय में, जहां पर कि सिर्फ रेत ही रेत था। उन सब जगह पर बाहर से मिट्टी ला करके कवर करके पूरा उसको धरातल को बना करके और इतने उपयोगी पौधे खुशबू से भरे हुए देते हैं कि अगर आप सुबह के टाइम निकले तो आपको आनंद आ जाएगा। एक तरफ कदम की खुशबू आ रही है तो एक तरफ सामने से सूर्य निकल रहा है और उसमें मंद मंद बयार बह रही है। और उस समय जब आप घूमने निकलेंगे और खजूर के और यूकलिप्टस के पेड़ झुक झुक कर आपको प्रणाम करेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। जाने कितनी कविताएं और कितनी पेंटिंग्स मैंने वहां पर रह करके बनाई। और सुबह 4 और 5 बजे, जैसा मेरा विश्वास है कि जहाँ सप्तरंग की बात करते हैं, सप्त सुरों की बात करते हैं, वहाँ सप्त चक्रों की भी बात करनी चाहिए हमें। जब तक हमारे सप्त चक्र जागृत नहीं होंगे, हम ना सप्त रंगों को महसूस कर सकते हैं, ना कोई चित्रकार बन सकता है, ना कोई गायक बन सकता है। क्योंकि इन सब को बनने के लिए ना हृदय के अंदर वो धड़कन जरूरी है, वो स्पंदन जरूरी है, वो उसमें सराबोर होना जरूरी है। मैंने सतरंगी चूनर की बात करी थी ना, तो अभी भी लेटेस्ट पेंटिंग मैं देखिए, शायद दिख रहा होगा आप लोगों मैं को, देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ आपके पीछे। जी बना रही हूँ आजकल। ये सतरंग का बनाया है मैंने चित्र। आजकल मेरी सीरीज चल रही है, इंद्रधनुष पर ही काम कर रही हूँ मैं। तो इंद्रधनुष को जब मैं आपने जी एक बात नोटिस की है चित्रलेखा जी, कि जब आप बात करती हैं और किसी चीज को एक्सप्लेन करती हैं, तो वो हमें सुनकर के विश्वास नहीं होता, ये ऐसा लग रहा है कि हम वहीं खड़े हैं, कि वो हाँ सूरज की पहली किरण और वो सतरंगी, आपकी बातें में, आपकी बोली में इतनी मिठास है कि ऐसा लग रहा है कि हम सब ये आ, अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं। अच्छा, जी, देखिए कंटिन्यू। शब्द चित्रकार चित्रकार हूँ
और शब्द चित्र बनाती हूँ। और कहते हैं ना, लावण्य अभी तक हमारे चेहरे पर मुझ में दिखाई देता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो मैं कहती हूँ भाई 79 को 9 + 7 कर देती हूँ मैं, तो अभी तो 16वां साल ही लगा है मेरे को। अभी तो क्या टाइम बात लगेगा आगे बढ़ने में। तो क्या जब बात है। तक चित्रलेखा जी, हमें थोड़ा सा मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि ये जी 30 एकड़ लैंड के अंदर फैला हुआ अशोक भाई साहब ने जो अपना जी सपना पूरा किया है, उसमें कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, आपके मेस और आपके कई चीजें हैं, थोड़ा उस बारे में आप जी बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल बताना चाहूंगी। जब आप मेवाड़ विश्वविद्यालय में आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी भारत के किसी विश्वविद्यालय में नहीं घूम रहे हैं। आपको नाइजीरियंस दिखाई देंगे, एक तरफ आपको ये क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के, इथियोपिया और कहाँ कहाँ की कंट्रीज के विद्यार्थी नजर आएंगे, एकदम झूमते हुए नजर आएंगे, ट्रैक सूट पहने हुए दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल महसूस होता है, क्योंकि मैं विदेश बहुत जाती हूँ ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं विदेश की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हुई हूँ, ऐसा महसूस होता है। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल झारखंड से आई भोली भाली सी बाला सांवले से रंग की पीछे खड़ी हुई दिखाई देगी आपको, चुपचाप पीछे खड़ी हुई। तो इस तरीके से आप देखिए मेवाड़ विश्वविद्यालय के अंदर पूरा भारत यानी पूरी वसुंधरा है। पूरे विश्व के लगभग 40% विदेशी छात्र यहाँ पढ़ते हैं, 60% हमारे भारतीय पढ़ते हैं। और विशेष बात यह है कि हमारे गदिया जी का जो विशेष ये था कि मैं जम्मू कश्मीर के हर विद्यार्थी के हाथ में पत्थर की जगह उनके हाथ में पेन दूंगा, कलम दूंगा। और वो आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास करवाऊंगी मैं आपको कि वो घर घर गए, ऐसे घरों में गए जिस घर में जाने की लोग हिम्मत नहीं करते थे। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के ऐसे ऐसे घरों में जाकर एक तरह से बेग किया उन्होंने कि अपनी बेटी मुझे दे दो, मेरी यूनिवर्सिटी में दे दो, मैं उनको पढ़ाऊंगा। मैं उनके हाथ में पत्थर नहीं देख सकता, मैं उनके हाथ में कलम देखना चाहता हूँ। तो फिर इस समय हमारे पास लगभग 500 के करीब विद्यार्थी कश्मीरी विद्यार्थी हैं, और उनका वन पेनी खर्च नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से 50% लगता है, और 50% हमारे यूनिवर्सिटी पे करती है उनकी तो उनकी फीस। क्या बिल्कुल बात। निःशुल्क पढ़ते हैं। और ये भी नहीं, गदिया परिवार के जो पिताश्री थे, उन्होंने गदिया जी से एक ही बात कहा था कि वो सोच रहे थे पिताजी कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी बनाते हैं किसी अच्छी बड़ी जगह। बोलते नहीं, अगर सभी लोग बड़े बड़े मल्टी प्लेसेस में जाकर। चित्रा जी के नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आदरणीय डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, जो कि हमारे साथ राजस्थान मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं और अपने बारे में कुछ बता रही हैं। उनकी बोली के अंदर जो मिठास है और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी करीब करीब 30 एकड़ के अंदर, अगर वहां का आप खाना खाने जाओगे मेस के अंदर, तो आपको लगेगा कि आपके घर के किचन के अंदर आपकी माँ या आपकी बेटी या आपकी बहू बना रही है। और अगर आप इनके एक एक क्लासरूम के अंदर जब आप अटेंड करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वो क्लासरूम है जहां पे मैं पढ़ के बाहर निकला हूं। इतना अपनत्व, इतना प्यार, अपना डेडिकेशन, वेल हाईली क्वालिफाइड lecturers and professors in this university, what Chitralekha ji is telling us. Yeah, over to you, Chitralekha ji. Please go ahead. जी मैं बोल रही थी, तो उन्होंने, उनके पिताश्री ने कहा कि नहीं, दूर जाकर नहीं बना, यही बनाओ। और खास तौर पे राजस्थान में आप जानते हैं अभी भी काफी थोड़ा कंजर्वेटिव है, गर्ल्स को दूर भेजते नहीं। यानी 6 बजे के बाद हम वहाँ के आसपास गांव के लड़कियों को किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाने देते, इतना वहां पर कंट्रोल होता है। तो ऐसे स्थान पर उन्होंने कहा कि यहाँ की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाएंगी। तब ये डिसाइड किया गया कि मेवाड़ विश्वविद्यालय को इस गंगरार जैसी छोटी जगह पर, यहाँ पर ही इस विश्वविद्यालय को बनाया जाए, ताकि सुदूर पूर्व जितनी भी कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं हैं जो जा नहीं सकती, आप विश्वास करिए यहाँ पर 50% विद्यार्थियों की फीस बिल्कुल माफ है, बिल्कुल माफ है, उनसे कुछ नहीं लिया जाता। कोई भी उनके सामने जाकर खड़ा हो जाए, सर हम तो फीस नहीं दे सकते। अच्छा 50% दे देना, सर 50% भी नहीं दे सकते। 25 दे देना, 25 भी नहीं, अच्छा चलो माफ किया। ये उनका एटीट्यूड है।
तो आप सोचिए, जब इतना कंफर्टेबल जोन मेरे को मिला, मैं एक तो बहुत भावुक चित्रकार हूँ, कलाकार हूँ, बहुत भावुक हूँ। जैसे ही मैंने उनकी भावनाओं को देखा तो मैंने कहा कि बस अब जीवन के इस अवसान पर मैं उनके साथ ही काम करूंगी, और उनसे वादा भी ले लिया है, आई विल सर्व दिस यूनिवर्सिटी टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये तक मैं कह चुकी हूँ। और तो ये पूरा खर्चा किस तरह चलता है फिर चित्रलेखा जी? अगर अशोक भाई साहब इतने उदार हैं कि इतने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनसे बिना कोई चार्ज किए हुए कर रहे हैं, तो अशोक भाई साहब ये यूनिवर्सिटी किस तरह चला रहे हैं? ये कहाँ से फंड रेज होते हैं फिर? जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जितना भी है इसका देखिए, सारे यूनिवर्सिटी बाकी लोग तो फीस देते हैं ना, जो 50% लोग जो फीस देते हैं उससे करते हैं। और फिर ज्यादातर हमारे जो फैकल्टीज हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनमें से आप विश्वास करिए 20% लोग तो सिर्फ भावनाओं से जुड़कर काम कर रहे हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं भावनाओं से जुड़कर काम कर रही हूँ, मैं किसी तनख्वाह के लिए और उसके लिए यहाँ पर काम नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से उनकी सेवा भाव के साथ, उनके पिताश्री के साथ, उनके परिवार के साथ जो उन्होंने अब तक लोगों के लिए किया है, वो लोग सब जुड़े चले आए। उनके गांव के जितने लोग हैं, हम आ गए, सब जो मर्जी दे दीजिएगा, हम काम करेंगे। इस तरीके से इनका फंड रेज होता है, और फिर ये लोग काम करते हैं। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आती हैं इनके साथ में, MOU साइन हो जाते हैं हमारे साथ में। इस तरीके से फंड रेज हो जाता है और काम चल रहा है। मुश्किल तो बहुत होती है, आप विश्वास करिए, कोरोना टाइम में जब लोगों ने ये सोचा था कि कुछ काम तो था नहीं, स्टूडेंट्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, लोगों को डर था कि तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया था मैं सबको तनख्वाह दूंगा, और विश्वास करिए थोड़ी देर से मिला, लेकिन हर एक को 1-1 रुपया उन्होंने सबकी तनख्वाह। चित्रा जी, थोड़ी सी अपनी हॉबीज के बारे में बताइए कि चित्रलेखा और ललित कला के अलावा ये आपकी कहते हैं ना कोकिला वॉइस के अलावा और आपकी कौन सी आपकी हॉबीज है जो आप हमें बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी, मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। कहते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व है, और मैं तो अपने आप को माँ सरस्वती की बड़ी प्रिय पुत्री मान लिया, मैंने छीन लिया उसे। हम भी तो उन्होंने मुझे लिखने का भी दिया, कविताएं भी लिखती हूँ, मेरी कविताएं बहुत पसंद करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। और मेरी बहुत सारी, मैं ऑथर हूँ, मेरी 55 बुक्स पब्लिश हो चुकी है, जिसके अंदर एनसाइक्लोपीडिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 5 वॉल्यूम्स में, जो आमतौर पे एनसाइक्लोपीडिया कभी एक ऑथर नहीं लिखता, मैं एक ऑथर अकेली ने वो 5 वॉल्यूम में लिखा। इसके अलावा थोड़ा बहुत कभी कभी गा लेती हूँ बहुत अच्छा तो नहीं गाती, लेकिन गा लेती हूँ। वो लाइनें अगर हम आपसे सुनना चाहें तो आप क्या सुनाएंगी चित्रा जी? एक छोटी सी गजल सुनाऊं, पता नहीं कैसी आवाज। इरशाद प्लीज। हंगामाए गम से तंग कर, जब सब्र का दामन छूट गया, एक आंख का मोती दिल का सुकून पलकों से गिरा और टूट गया, हंगामाए गम से तंग कर। तूफान के थपेड़ों से कश्ती साहिल के करों से जब गुजरी, हम जिनका सहारा लेके चले, हाय वो ही सहारा छूट गया, हंगामाए गम से तंग कर। क्या बात है, क्या बात है चित्रा जी। मैंने कहा ना, आपकी आवाज और आपकी वाणी और आपकी ये जो सरस्वती की महिमा है आपके ऊपर, आपको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ दे। हाँ, लेकिन एक गलती तो हो ही गई है कि आज सिर्फ मुझे आप दोनों से 30-30 मिनट बात करने का मौका मिला है। मुझे लग रहा था कि आपकी और आबिद भाई की बातें सुन के लग रहा था कि मुझे 1-1 घंटा भी आपसे बात करूंगा तो बहुत कम होगा। बट एनीहाउ, मैं आबिद भाई को वापस स्क्रीन पे बुलाऊं उसके पहले आप अपनी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज हमारी पूरी ऑडियंस को जो आपको सुन रही है दे दीजिए प्लीज। मैसेज भी दूंगी, और एक छोटी सी डिमांड भी मैं पूरे समाज से, पूरी दुनिया से करना चाहती हूँ। वो ये चाहती हूँ मैं
एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स खुले हमारे देश में, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कला का खुले हमारे। फिर चित्रलेखा जी का कोई शायद फोन आ गया है, फिर जिसमें हमारी हम कला को वो अपने साथ लेकर अपने कंट्री में लेकर जाएं। तो ऐसी कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुले, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। क्या बात है। हम दुआ करें ऊपर वाले से आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करें। प्रदीप भैया, आबिद भाई को भी स्क्रीन के ऊपर लेके आइए। लास्ट का 1 मिनट है, मैं चाहूंगा कि दोनों को एक दूसरे को कहने का। आबिद भाई अपना कैमरा ऑन करें और प्लीज लाइन पर आए। चित्रलेखा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आज की ऑडियंस को चाहूंगा कि ये एपिसोड अपना मिस ना करें। अगर आपने अभी मिस किया हो चित्रलेखा जी को सुनने का, तो रात को YouTube पर जाकर के इनको जरूर सुनिएगा और कमेंट पास करिएगा। और अभी भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप प्लीज मुझे लिख करके भेजिएगा। मैं चित्रलेखा जी से और आबिद भाई से लेके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आबिद भाई, आपकी कैमरा शायद बंद है, आपका नजर नहीं आ रहा है या आपकी लाइट बंद है। मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो आप कुछ बोल सकते हैं। शायद उनका कैमरा बंद है या उनकी आवाज नहीं आ रही है। चित्रलेखा जी, आपका और आबिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप दोनों आप हमसे जुड़े और हमसे बातें की। मतलब ये एक मेमोरेबल एपिसोड होगा हमारे लिए, जो मैं भी रात को वापस एक बार देखना चाहूंगा। आपका और आबिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान से, और मोहम्मद आबिद शेख साहब चित्तौड़गढ़ से। कल शाम को 8 बजे मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन दोनों हस्तियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड जय हिंद।